जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जान लेते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। क्या नाम है? जेम्स एंडरसन। और ये आपके इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंग्लैंड के ही एक गेंदबाज हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में 500 टेस्ट विकेट पूरा किया है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 500 विकेट पूरे किए हैं। उसी प्रकार से एक नाम आपको ध्यान रखना है ड्वेन ब्रावो का, जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और ये T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने। किसने? नीलकंठ भानु प्रकाश ने यह पुरस्कार जीता है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए के शहर लॉस एंजल्स में। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यूएसए के लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे? तो अगर यह प्रश्न आपसे पिछले साल पूछा जाता, पिछले साल का जो नोबेल पुरस्कार हुआ था उसके पहले, तो आपका उत्तर होता आर्थर अस्किन, जिन्होंने 96 ईयर की एज में नोबेल पुरस्कार जीता था। लेकिन पिछले साल केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उनमें से आपके एक व्यक्ति थे जॉन वी गुड इनफ। कौन? जॉन वी गुड इनफ। और ये अब नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में ये पुरस्कार के विजेता बन गए हैं। केमिस्ट्री में इनको मिला था, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सबसे कम उम्र में पूछ लिया जाता है तो आपका उत्तर होगा मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। विशेष कोड टू विन इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा यादव ने। और ध्यान रखिएगा, विशेष जो है ये हमारे बास्केटबॉल के एक खिलाड़ी हैं और इस वर्ष इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल के प्रश्नों का उत्तर दिया था क्विज में। तो चंदन साहनी, अनंत कुमार, रविंद्र कश्यप, रोहित निषाद, श्याम प्रताप निषाद, सैफाली आनंद, चंदन सिंह नयाल, राजकुमार आनंद, जयवीर सिंह और आपके हैं युवराज पांडे। तो इस प्रकार से आप भी ऐप के ऊपर क्विज दे सकते हैं और अगर आप शीर्ष प्रदर्शन करता रहे तो आपका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस वीडियो की जो PDF है वह आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप kvguruji.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको उचित लगे वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर किया करें। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर दी प्रिजर्वेशन ऑफ दी ओजोन लेयर। तो ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान है उसमें कई प्रकार के आपको परत देखने को मिलती हैं, यानी कि कई लेयर आपको देखने को मिलती हैं। तो उसी में हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसी में आपको मिलती है ओजोन लेयर। ओजोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है O3, यानी कि यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो ओजोन लेयर की बात करते हैं तो इसका मुख्य रूप से काम होता है कि सूर्य से जो भी हानिकारक परावैंगनिक किरणें आती हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है, यानी कि वह परावैंगनिक किरणें हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं और ये परावैंगनिक किरणें हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो इसीलिए ओजोन परत यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप में कार्य करता है। तो इसी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2000 में इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि 2001 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया था। इस बार की थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस बार की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ
ओजोन लेयर प्रोडक्शन। और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है 16 सितंबर को, क्योंकि जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसी दिन इसके ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। ओजोन लेयर के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि फ्रांस के दो आपके वैज्ञानिक थे, फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन, इनके द्वारा 1913 में इसकी खोज की गई थी। और आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि ओजोन को मापने की इकाई क्या है, यानी कि किसमें हम लोग यहाँ पर ओजोन को मेजर करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है हरियाणा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार से हरियाणा के जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं उनको रेलवे से जोड़ने की योजना है। तो हरियाणा के पलवल से सोहना मानेसर होते हुए सोनीपत के लिए इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। अब इसकी जो पूरी बजट है यानी कि 5617 करोड़ रुपए में ये परियोजना चलेगी, यहाँ पर करोड़ होगा। और हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हरियाणा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे जुड़े हुए कुछ आपको अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा अभी आपका मित्र नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है उन छात्रों के लिए जो कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं और उनके किसी प्रकार के कोई सवाल हैं। अरावली का कुछ हिस्सा आपको हरियाणा में मिलेगा, तो वहाँ पे वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हरियाणा की सरकार के द्वारा ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड परिवार पहचान पत्र हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया। महिला व किशोरी सम्मान योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये भी हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया। कार्य प्रबंधन प्रणाली यानी कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम भी जो हमारे शहरी निकाय हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। और पंचायती राज की जो सीटें हैं उनमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा भी की गई है हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। तो राजधानी इसकी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा में यहाँ पर 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में यहाँ की 90 सीटें हैं। उच्च न्यायालय इसका और पंजाब का दोनों का आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ में। मुख्य न्यायाधीश इसके हैं रविशंकर झा। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कुल जिले हैं 22। राष्ट्रीय पार्क आपको 2 मिलेंगे, कलेश्वर और सुल्तानपुर। पश्चिमी बिहार यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, सुल्तानपुर और विंध्यवास। और एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हरियाणा में जो कि आपका है मार्केदेश्वर महादेव का। तो ये मंदिर यहाँ का काफ़ी फेमस है। भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिसका नाम है ए-सैट किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो ध्यान रखिएगा ये लॉन्च की गई थी पिछले साल यानी कि 2019 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये था क्या? तो भारत सरकार के द्वारा पिछले साल ये घोषणा की गई थी कि 27 मार्च को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत ने अपने पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट को लॉन्च कर लिया है। अब इस मिसाइल का कार्य क्या था? तो इस मिसाइल के द्वारा भारत के द्वारा जो पृथ्वी की निम्न कक्षा होती है यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट है, वहाँ पर किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता डेवलप की गई थी। तो भारत ने यहाँ पर अपनी एक खराब हो चुकी मिसाइल को नष्ट किया गया था और इस प्रकार से भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था जिसके पास में ये फैसिलिटी उपलब्ध हो गई थी। तो यह इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी हमारे डाक विभाग के द्वारा ए-सैट के ऊपर कस्टमाइज माई स्टाम्प लॉन्च किया गया है, यानी कि इसके ऊपर स्टाम्प जारी किया गया है भारतीय डाक के द्वारा। और भारतीय डाक के द्वारा अभी 5 स्टार विलेज स्कीम की भी शुरुआत की गई है जो कि पायलट बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। सैटेलाइट के बारे में आपको मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहली सैटेलाइट थी इसका नाम था आर्यभट्ट और इसको भारत ने रूस की सहायता से लॉन्च किया था। विश्व की पहली सैटेलाइट कौन थी? तो विश्व की पहली सैटेलाइट थी स्पुतनिक फर्स्ट और इसे सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। और अगर हम लोग बात करते हैं भारत की पहली नौवहन सैटेलाइट की तो ये आपका है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फर्स्ट।
इसे भारत ने लॉन्च किया था। और भारत की जो पहली वेव लेंथ ऑब्जर्वेटरी थी, यानी कि वेधशाला सैटेलाइट थी, वह भारत ने लॉन्च किया था 2015 में, एस्ट्रोसैट। तो उसका नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सितंबर 2020 में भारत के किस मेट्रो ने आई ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिग्नल सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च कर दिया है दिल्ली मेट्रो ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसको आप सामान्य शब्दों में इस प्रकार से समझिए कि जो भी हमारे पूरे मेट्रो का नेटवर्क होता है वह काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेट्रो की जो गाड़ियाँ होती हैं वह कई सारी होती हैं और उनका जो आवागमन होता है वह भी इसी प्रकार से काफ़ी जटिल होता है। तो इनके संचालन के लिए और किस प्रकार से ट्रेनों का जो आवागमन है वह प्रभावित ना हो, इसी के लिए दिल्ली मेट्रो ने आई ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन को डेवलप किया है, जो कि कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो अब दिल्ली मेट्रो के द्वारा इस प्रकार से अपने देश में निर्मित ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे जो भी दिल्ली की मेट्रो होंगी वह और बेहतर ढंग से संचालित की जा सकेंगी। और दिल्ली मेट्रो के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत का सबसे बड़ा मेट्रो है। दूसरा सबसे बड़ा है हैदराबाद, और कोलकाता मेट्रो भारत का एकमात्र ऐसा मेट्रो है जिसको एक रेलवे जोन का दर्जा मिला हुआ है। थॉमस कप और उबर कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? तो ये दोनों आपके टूर्नामेंट है बैडमिंटन से संबंधित, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये दोनों टूर्नामेंट इसलिए चर्चा में आए थे क्योंकि जो इसके लिए बॉडी है, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अक्टूबर 2020 में इन टूर्नामेंट का आयोजन डेनमार्क में किया जाना था, लेकिन अब इनको टाल दिया गया है 2021 तक के लिए। तो इसीलिए ये दोनों टूर्नामेंट आपके न्यूज में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो स्थापना जुलाई 1934 में हुई थी। मुख्यालय इसका है मलेशिया के कुआलालंपुर में। अध्यक्ष इसके हैं पॉल होयर लॉर्सन। घड़ी निर्माता कंपनी जिसका नाम है टाइटन, तो इसने किस बैंक के साथ में मिलकर के पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जैसे आपने जो वर्तमान के डेबिट कार्ड होंगे, यानी कि जो आपके चिप आधारित डेबिट कार्ड हैं, उनका प्रयोग करते हुए ये देखा होगा कि अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के पास ले जाते हैं तो आपको उस कार्ड को यहाँ पर स्वाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आप कार्ड ले जाएंगे और मशीन के पास ले जाते ही वह कार्ड को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से टाइटन कंपनी के द्वारा टाइटन पे नाम से एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपने घड़ी को इस प्रकार से हाथ में पहना हुआ है और जो भी हमारे देश में मास्टर कार्ड इनेबल पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, इसके पास में आप ले जाएंगे तो आसानी के साथ में आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे खास बात यह है कि 2000 तक के पेमेंट के लिए आपको पिन भी इंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से टाइटन कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं घड़ी निर्माता कंपनी है, इनके द्वारा टाइटन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के लॉन्च किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 1955 में ये आपका राष्ट्रीयकृत हुआ था। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं रजनीश कुमार और एमडी इसके 4 हैं। कौन कौन? एक तो अभी नए बने हैं अश्विनी भाटिया, एक है आपके अरिजीत बसु, एक है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी और चौथे आपके हैं दिनेश खारा, जो कि संभवतः एसबीआई के अगले अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एसबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने जो ग्राहकों के ऊपर लगने वाला एसएमएस शुल्क है उसको माफ़ कर दिया। इसके अलावा इनके द्वारा जो न्यूनतम मूल्य रखने की सीमा थी उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती थी उसे भी माफ़ कर दिया गया है। और अभी एसबीआई के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन की भी शुरुआत की गई है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के पद पर किसकी नियुक्ति की है?
तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है टेको कोनिशी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको मैंने कल ही बताया था एशियाई विकास बैंक के बारे में कि जो हमारे यहाँ के समीर कुमार खरे हैं, ये एशियाई विकास बैंक के भारत के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। तो जिस प्रकार से इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमारे यहाँ का कोई प्रतिनिधि होता है, उसी प्रकार से इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी उस पार्टिकुलर देश में भी कोई मेंबर होता है। तो यहाँ पर अब एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के पद पर टेको कोनिशी को नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अध्यक्ष मसात्सु असाकावा और अभी हमारे चुनाव आयुक्त अशोक लवासा इसके नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश से क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स की खरीद पर रोक लगा दी है, यानी कि ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए डील हुई थी भारत सरकार के द्वारा, इसको भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा बी करेक्ट, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो डील की गई थी यहाँ पर क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स के लिए, उस पर हमारे रक्षा मंत्रालय ने रोक लगा दी है। तो ये हुआ क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था अगस्त माह में कि भारत सरकार की ये योजना है कि हम लोग जो वर्तमान में अपने यहाँ पर रक्षा क्षेत्र के लिए जो भी आपके इक्विपमेंट हैं या फिर जो भी हथियार हैं, उनमें से 60 से 65% का आयात करते हैं, यानी कि ये हम लोग दूसरे देशों से खरीदते हैं। सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है रूस। और जो सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट आती है उसके अनुसार भी हम दुनिया में रक्षा उत्पादों को खरीदने में दूसरे स्थान पे हैं सऊदी अरब के बाद में। तो भारत सरकार की योजना ये है कि हम लोग अपने यहाँ का जो रक्षा क्षेत्र है उसको आत्मनिर्भर बनाएं, यानी कि हमारे यहाँ पर ही रक्षा उत्पादों का निर्माण किया जाए। तो इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि 2020 के दिसंबर माह से 101 प्रकार के जो उत्पाद हैं इन पर रोक की घोषणा की गई है। और हमारे देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल भी लॉन्च किया है रक्षा मंत्री ने। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो अभी भारत सरकार के द्वारा जो एक डील की गई थी दो हथियारों के लिए 2.5 बिलियन डॉलर की, इजराइल की एक कंपनी और साउथ कोरिया की एक कंपनी के साथ में, इसको यहाँ पर लास्ट स्टेज में आकर के रद्द कर दिया गया है। तो यूएई की कंपनी है जिसका नाम है कैरेकल, इनके द्वारा बनाया गया है क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स को, ये है आपका क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स। और इसके अलावा दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है हनवा, इनके द्वारा बनाया गया था सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम। तो ये एक प्रकार का पूरा मिसाइल सिस्टम था, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। तो इसको भी खरीदने से भारत सरकार ने मना कर दिया है, यानी कि इस डील को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपके डिफेंस एग्जाम हैं उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। भारत व किस देश के रक्षा प्रतिनिधि मंडल के बीच 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी व व्यापार पहल की बैठक आयोजित की गई? तो ये आयोजित हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार की जो बैठक है भारत और अमेरिका के बीच में वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार भारत में होती है, एक बार होती है अमेरिका में। तो अभी हमारे जो रक्षा सचिव हैं राजकुमार और अमेरिका के रक्षा सचिव हैं एलन एम लॉर्ड, इनके द्वारा इसका वर्चुअली आयोजन किया गया। अमेरिका की बात करते हैं, राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी में है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा यहाँ की है डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अभी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण 3 कार्य किए हैं, जिनमें से आपका पहला है अफगानिस्तान तालिबान के बीच में पीस समझौता, उसके बाद में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में शांति समझौता, और आपके कोसोवो और सर्बिया के बीच में शांति समझौता। और इसी के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है। अमेरिका की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का यह एक देश है जो कि कनाडा के साथ में अपनी सीमा, इसके अलावा मैक्सिको के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा ये जो हिस्सा है अलास्का का, ये भी अमेरिका का ही पार्ट है जो कि अमेरिका ने रूस से खरीदा था। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है
और हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, यह एक 8 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ की जो भी आपकी आयुर्वेद की परंपरा है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो आयुर्वेद फॉर यूनिटी, इसके ऊपर यह जो सम्मेलन है वह आधारित होगा और इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री केरल और आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। थीम आपको ध्यान रखनी है, तो इस बार की थीम है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मई 2020 में 16 मई से लेकर के 20 मई तक केरल के कोच्चि में ही वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ था। तो चाहे वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल की बात करें या फिर वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन की बात करें, दोनों का ही आयोजन किया गया है केरल में। और ये जो आयुर्वेद सम्मेलन था इसका उद्घाटन किया एम.वी. नायडू जी ने। सितंबर 2020 में किस कंपनी ने शॉर्ट्स नाम से एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो टिकटॉक जैसे ही बैन हुआ तो आपदा में अवसर मिल गया कई सारी कंपनियों को। तो जैसे आपने देखा होगा रोपोसो नाम का ऐप है, MX टकाटक है, रील्स लॉन्च कर दिया था इंस्टाग्राम ने। उसी प्रकार से अब यूट्यूब ने भी यहाँ पर भारत का जो बहुत ही बड़ा मार्केट है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए, उसको पकड़ने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स नाम से एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूट्यूब की बात करें तो आपको तो ये पता ही होगा कि यह एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप वर्तमान में इस वीडियो को देख रहे होंगे। यूट्यूब की पेरेंट कंपनी कौन है? गूगल, यानी कि गूगल की ही एक सहायक कंपनी है यूट्यूब, जिसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। मुख्यालय इसका है कैलिफोर्निया में और इसकी सीईओ हैं सुजैन वोल्स्की। तो ये इसकी है सीईओ। आखिरी प्रश्न है, सदाशिव पाटिल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे क्रिकेट से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो महाराष्ट्र राज्य के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के ये एक तेज गेंदबाज थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र एक मैच इन्होंने खेला था जो कि टेस्ट मैच था। तो 1955 में एक टेस्ट मैच इन्होंने खेला था और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुछ अन्य चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट जो कि ट्विटर की है, इनके द्वारा अभी हमारे यहाँ के वीडियो प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम है हेरा फेरी फिल्म्स, इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। 15 सितंबर को विश्व इंजीनियर्स दिवस था और उसी अवसर पर हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा AICTE विश्वेश्वरैया पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 30 मार्च को भारत सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए थे उनके लिए 50 लाख के बीमा की घोषणा की गई थी। तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये जो बीमा राशि की योजना है इसको अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के द्वारा बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बागवानी कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की गई है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है जिनमें से कुछ तो आपके लिए काफ़ी टफ टाइप के प्रश्न हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मारीच क्या है? ध्यान रखिएगा, ये मैं हिरन वाले मारीच की बात नहीं कर रहा हूँ। मारीच क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। किस महाद्वीप में यूनेस्को के सबसे ज़्यादा अधिक धरोहर स्थल देखने को मिलेंगे? हबल टेलीस्कोप किस वर्ष लॉन्च किया गया था? हबल टेलीस्कोप जो कि अमेरिका का था। और भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। आज शाम की वीडियो में एक बार फिर से हम लोग मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश मेरी ये रहेगी कि राजस्थान के जो पिछले 6 माह के करंट अफेयर थे उनकी भी वीडियो आज ही मैं अपलोड कर दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।